दोस्तों, भारतीय संविधान की विकास यात्रा में आज ये अंतिम कदम है। आज हम पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम से भारतीय स्वतंत्रता तक आए हुए विभिन्न कानूनों, सुझावों इत्यादि को, और आज ये आपको स्वतंत्रता दिला देंगे। इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बहरहाल, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। इसमें क्या बात की जाती है? डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है, औपनिवेशिक स्वराज की। और कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तो भारतीयों को संविधान निर्माण का अधिकार मिलेगा। नेहरू जी कहते हैं कि ये बहुत अप्रासंगिक हो गया है डोमिनियन स्टेटस की बात, अब हमें और कुछ चाहिए। मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट रहती, कहती है कि चूँकि स्वतंत्र पाकिस्तान की बात नहीं की गई है, अतः हमें नहीं एक्सेप्टेड है। ठीक है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति FDR रूजवेल्ट का दबाव है चर्चिल पे, क्योंकि जापान जो है वो रंगून तक अधिकार कर लेता है। तो उन्हें लगता है कि भारतीयों का सपोर्ट उस तरफ, विपक्ष की तरफ ना चला जाए। ध्यान रखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है ये। तो भारतीयों को सपोर्ट हासिल करने के लिए ये आता है कमीशन। इसमें कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ का निर्माण होगा, संविधान सभा की स्थापना होगी, और जो प्रांत या रियासत असहमत हैं उन्हें अपना संविधान बनाने का अधिकार मिलेगा। कांग्रेस कहती है पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, नहीं मानेंगे। फिर ये जो प्रांत भी इसमें शामिल, ध्यान रखिएगा, प्रांत व रियासत असहमत। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान निर्माण की झलक दिखती है। और बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, बाल्कनाइजेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे उसमें बांट देना टुकड़ों में, भारत को कमज़ोर कर देना। मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट, क्योंकि स्वतंत्र पाकिस्तान की स्पष्ट बात नहीं की गई है। अम्बेडकर भी कहते हैं कि इससे दलितों पर दबाव बढ़ेगा। सिख कहते हैं कि भाई इससे पंजाब के भी टूटने का खतरा है। गांधी जी कहते हैं ये पोस्ट डेटेड चेक है, आगे की तारीख का चेक है, तो स्वीकार नहीं होता है। वेवेल योजना आती है जून 1945 में। वेवेल द्वारा वायसराय रहते हैं। शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। कहते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाता है, और इसमें हिंदू और मुस्लिमों को बराबर संख्या में शामिल किया जाएगा। इस बात पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर कांग्रेस जो है वो क्या करती है कि कुछ मुस्लिम सदस्य अपने भी नियुक्त करती है उसमें। तो मुस्लिम लीग चाहती है कि मुस्लिमों के हम ही इकलौते करता धरता हैं, हम ही जो है डिसाइड करेंगे कि मुस्लिम मेंबर्स कौन होंगे। कांग्रेस कहती है कि हम सांप्रदायिक पार्टी नहीं बनना चाहते। तो विवाद हो जाता है, बहरहाल रद्द कर दिया जाता है, बात ख़त्म। फिर सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में नियुक्त होता है। मई 1946 में अपनी रिकमेंडेशंस देता है। क्यों आता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लड़के एकदम आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। अब इनको रियलाइज़ होता है कि भारत पे शासन बहुत समय तक चलना नहीं है, और एक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लोकतंत्र की बातें, और ऊपर से भारत से लाभ मिलना भी उतना कम हो गया था, तो जाने के लिए तैयार थे वैसे भी वो। प्लस 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। वो जो है कहते हैं कि मैं भारत की समस्याओं का समाधान करूंगा। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजते हैं। पैथिक लॉरेंस रहते हैं उसमें। ठीक है, ये जो हैं भारत सचिव थे। ठीक, और स्टफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और AB अलेक्जेंडर ये नौसेना प्रमुख हैं। ये इनकी संस्तुतियाँ क्या क्या हैं, प्रावधान तो क्या ही होगा, कौन सा एक्ट है ये कहते हैं कि एक भारतीय संघ का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें शामिल होंगी। ठीक है। हाँ, देसी रियासतों को से जो है ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। वो अपना निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहें कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भारत के साथ जाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है। फिर केंद्र के पास, चूँकि संघ की बात हो रही है, रक्षा, विदेश और संचार के ही विषय होंगे, बाकी सारी शक्तियाँ प्रांतों के पास होंगी। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात
कि पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकृत कर देते हैं। कहते हैं कि भाई किसको किसको संतुष्ट करोगे, अभी से भी मांग करने लगेंगे। अगर विभाजन हो जाएगा सेनाओं का, संपत्तियों का, क्या किसी से का विभाजन करेंगे, फिर प्रशासनिक समस्याएं तमाम हैं। और उन्होंने वो कहते हैं इटली की अल्पसंख्यकों के हित को सोचना अच्छी बात है, पर बहुसंख्यकों के हितों के साथ समझौता करके ये नहीं किया जा सकता। बहरहाल फिर एक संविधान सभा के गठन की बात की जाती है, ठीक है। उसमें नियुक्त के गठन कैसे होगा, जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं निर्वाचित हैं, वो पहले तो प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या के आधार पे सीटें होंगी प्रत्येक प्रांत से, और जो उस विधानसभा के मेंबर्स होंगे वो समुदाय के हिसाब से, ठीक है। 3 समुदायों में मुसलमान, सिख और सामान्य, ठीक है। हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया। वोटिंग कैसे, एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मैं आगे बताऊंगा अगर नहीं पता होगा तो। फिर टोटल 389 सीटों की बात की जाती है, 296 जिसमें से ब्रिटिश क्षेत्र और 93 देसी रियासतों की सीटें दी जाती हैं। चुनाव होते हैं, 296 में 208 कांग्रेस जीतती है, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य, ठीक है, संविधान सभा के गठन के लिए। फिर प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाता है। समूह ए ये हिंदी बहुल प्रांत है, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत यानी एमपी, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, ये मतलब ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ भाई, बिहार, उड़ीसा। समूह बी में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, ये जो है हिंदू अल्पसंख्यक प्रांत कह सकते हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक या सिख बहुसंख्यक प्रांत भी है। ये जो है वेस्टर्न भारत की वेस्टर्न सीमा पे जो प्रांत है वो, ठीक है। समूह सी की बात की जाए, ये बंगाल और असम, ये भी हिंदू अल्पसंख्यक प्रांत, और ये ईस्टर्न सीमा पे हैं। फिर एक अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाती है, जिसमें 14 मेंबर होंगे। इसमें सभी धर्म, जाति तो नहीं पर धर्म महत्वपूर्ण, मतलब सभी धर्मों के और पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे। इसमें कांग्रेस को 6 सीटें, मुस्लिम लीग को 5 सीटें, एक सिख सरदार बलदेव सिंह, एक पारसी होमी जहांगीर भाभा और एक ईसाई जॉन मथाई जी को जगह मिलती है। आगे पॉलिटी में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन क्या क्या था। बहरहाल मूल्यांकन की बात करें तो देखिए, पहली बात तो ये विभाजन की मांग को ठुकरा देते हैं, तो एकता बनाए रखते हैं, प्लस संघीय व्यवस्था करते हैं, फेडरल व्यवस्था करते हैं, तो प्रांतीय स्वायत्तता भी बनी रहती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर ऐसे राज्यों में या ऐसे समूह में, चूँकि 3 समूह बने हैं, मुसलमान को अल्पसंख्यक होने के बावजूद उनको प्रांतों को पर्याप्त शक्ति मिली है कि वो बहुसंख्यक बन सके। केंद्र के पास इतनी शक्ति नहीं, बहुत ज़्यादा शक्ति है नहीं, तो शोषण के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्ला ब्ला। फिर लेकिन समस्या क्या है कि प्रांत को अत्यधिक ताकतवर बना दिया जाता है, और फिर जो है स्थानीय क्षेत्रवाद बढ़ने के चांसेस हैं, अलगाववाद बढ़ने के चांसेस हैं, और खासकर एक नए स्वतंत्र देश में ये थोड़ा दिक्कत पैदा करने वाली बातें हैं, ठीक है। केंद्र मजबूत होना चाहिए। फिर तुरंत शुरू में तो मान जाते हैं मुस्लिम लीग वाले, लेकिन 16 अगस्त 1946 को कहते हैं कि ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हैं, बोलते हैं कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, संघर्ष शुरू हो जाते हैं। स्थिति बन जाती है कि विभाजन तो अब होना ही है। इसी में इटली जो है ये फरवरी में घोषणा करते हैं, 1947 में, शायद क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, फरवरी 1947 में घोषणा करते हैं कि 30 जून 48 तक तो हम, हाँ 20 फरवरी 47 को घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 तक तो आज़ादी मैं छोड़ के चला जाऊँगा भारत, आप लोग अपना संभालो, ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहो। बहरहाल ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, माउंटबेटन को भेजते हैं, वो माउंटबेटन अपनी एक योजना प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र अधिराज्य बनाए जाएंगे, डोमिनियन स्टेटस उनको दिया जाएगा, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य। डोमिनियन स्टेटस क्या है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस ये 1926 का एक बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है। ये ब्रिटिश के अंतर्गत जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और आयरिश फ्री स्टेट, इनको दिया जाता है। ये हैं ऑटोनोमस कम्युनिटी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। वैसे तो स्वतंत्र माने जाते हैं, पर इनका कॉमन एलिजेंस जो है क्राउन की तरफ, यानी ब्रिटेन क्राउन की तरफ माना जाता है। खैर बहरहाल ये है
फिर सिंध व बलूचिस्तान को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है कि भैया आपको हिंदुस्तान में जाना है पाकिस्तान में, इनकी विधानसभाओं को। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत व असम के सिलहट जिलों में जनमत संग्रह की बात की जाती है कि जनता डिसाइड करे। पंजाब और बंगाल को दोहरा निर्णय लेना है विधानसभाओं को कि आपको क्या पाकिस्तान में जाना है या हिंदुस्तान में रहना है। अगर पाकिस्तान में जाना है तो क्या पंजाब का भी विभाजन होगा, क्या बंगाल का भी विभाजन होगा, क्योंकि सीधी सी बात है वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल दोनों की जनसांख्यिकी वो अलग अलग है ना, तो ये होना ही था। बहरहाल एक फिर सीमा विभाजन एक आयोग की नियुक्ति की जाती है। आगे यही जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में, ये तो एक रिकमेंडेशन थी, योजना थी, प्लान था। ये जो है 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में। ठीक है, ये माउंटबेटन योजना का विधिकरण है या वैधानिक रूप है। कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी, अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे ब्रिटिश द्वारा नियुक्त, ब्रिटिशर्स द्वारा, और अपने अपने राष्ट्रमंडल सचिव होंगे। भारत सचिव के पद की समाप्ति होती है। और कहते हैं कि जब तक संविधान के अपने बन नहीं जाते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से इनका शासन बनेगा, चलेगा, और देसी रियासतों पे ब्रिटिश संप्रभुता का अंत होता है और वे अपने निर्णय हेतु स्वतंत्र हुए हैं कि वो भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिलती है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 क्यों? 2 साल पहले 45 में लॉर्ड माउंटबेटन जो है जापानियों से आत्मसमर्पण लेते हैं इसी दिन, तो अपनी उनकी अचीवमेंट के लिए है, बाकी कुछ खास नहीं। पाकिस्तान में 14 अगस्त को होता है क्योंकि टाइम जोन का इशू है। बहरहाल ये जो है डोमिनियन स्टेटस जो है अपना, ये बहुत 1949 तक आते आते ये कॉमनवेल्थ और दुनिया भर का नौटंकी खत्म हो जाती है। भारत कुल मिला के जब गणतंत्र बनता है ना, तो हमारा डोमिनियन स्टेटस यानी 26 जनवरी 1950 को वो भी ख़त्म हो जाता है। हम लोग एकदम संप्रभु देश हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे की कक्षाओं में मिलते हैं आगे के नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।